हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 7th क्लास हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला जो क्वेश्चन है उसमें जोड़े बनाने हैं, तो गुज्जर प्रतिहार जो है उसके साथ आएगा गुजरात और राजस्थान। राष्ट्रकूट थे पश्चिमी दक्कन के शासक, पाल जो थे वो बंगाल के शासक थे और जो चोल थे वो तमिलनाडु के शासक थे। सेकंड क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीन पक्ष जो है वो कौन कौन से थे। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज को लेकर, उसमें जो तीन पक्ष थे वो थे गुज्जर प्रतिहार, दूसरे हैं राष्ट्रकूट और तीसरे हैं बंगाल के पाल। इसमें जो विजय हुई थी वो हुई थी गुज्जर प्रतिहार की। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, चोल साम्राज्य में सभा के किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी। यानी जो तमिलनाडु के जो चोल शासक थे, अगर वहाँ पर समिति का सदस्य बनना है उनके शासनकाल में किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए कुछ शर्तें थी। पहली शर्त थी कि सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से वे भू राजस्व वसूलते हों। यानी उनके पास ऐसी ज़मीन होनी चाहिए जहाँ से वो कर इकट्ठा करते हों। दूसरा, उनके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। चौथा, उन्हें ईमानदार होना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति जब ही जो है सभा का समिति का सदस्य बन सकता है जब वो ईमानदार हो, और उसकी उम्र होनी चाहिए 35 से 70 साल के बीच। उन्हें प्रशासनिक मामलों की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले दो प्रमुख नगर कौन से थे। चाहमान जो थे उन्होंने उत्तरी भारत में जो है शासन किया था, तो उनके नियंत्रण में आने वाले नगर थे प्रयाग, बनारस, इंद्रप्रस्थ जिसे हम दिल्ली बोलते हैं, और कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी में एक राष्ट्रकूट शासक थे दंती दुर्ग, उन्होंने चालुक्यों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हम देखते हैं कि कई बार जो है किसी शासक के अधीन कोई सामंत जो है या काम करते हैं या उनके अधीन रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो उनकी स्वतंत्रता का फ़ायदा उठा लेते हैं या अपनी उनकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वे स्वतंत्र होना चाहते हैं, उस राज्य के अधीन, उस शासक के अधीन नहीं रहना चाहते। तो इसी तरह से जो चालुक्य के अधीन थे राष्ट्रकूट, उनमें दंती दुर्ग जो था उसने जो है अधीनता स्वीकार करने से मना किया। बाद में उसने चालुक्यों को हराया और अपनी सैनिक शक्ति में भी वृद्धि की। इस तरह से जो राष्ट्रकूट हैं वो शक्तिशाली हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया। नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए। पहला, राजा लोग नए राजवंशों को अपने मात हत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर की भी ये उपाधियाँ होती थी। महासामंत, महामंडलेश्वर की उपाधि धारण कर लेते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र होने का दावा करते थे। यानी जब वो इतने शक्तिशाली हो जाते थे तो वे अपने स्वामी से यानी उस शासक से अलग होने का दावा करते थे। उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का भी इस्तेमाल किया। यानी सैन्य कौशल के बल पर भी वो उस शासन की अधीनता से परे रहते थे, अपना जो है स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। सिंचाई व्यवस्था यानी खेतों में जब पानी दिया जाता है किसी भी फसल में, तो तमिल क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था में जो है किस तरह का विकास हुआ। जो तमिल क्षेत्र था उसमें नहरों का निर्माण किया गया, तालाबों और होजों का निर्माण किया गया खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए। प्राकृतिक झीलों से भी सिंचाई की जाती थी। यानी जो प्राकृतिक झीलें हैं वहाँ पानी इकट्ठा होता था बारिश के समय में, वहाँ से भी सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए और खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चोल मंदिरों के साथ कौन सी गतिविधियाँ जुड़ी हुई थी। जो चोल शासक थे उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। तमिलनाडु में हम देखते हैं कि अभी भी बहुत सारे भव्य और सुंदर मंदिर बनाए गए हैं चोल शासकों के द्वारा। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले वस्तुओं के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। यानी यहाँ पर बहुत सारे जो है शिल्प कार्य भी किए जाते थे मंदिरों में। मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न होने लगे थे। जो चोलों के मंदिर थे
उनके लिए जो शासक वहाँ के राजा होते थे वो भी खूब धन देते थे, और बाकी जो लोग हैं उनके द्वारा भी वहाँ पर जो है भूमि और धन दिया जाता था मंदिरों के लिए। मंदिरों के लिए जो काम करने वालों में थे वो थे पुरोहित, यानी जो ब्राह्मण हम जिनको बोलते हैं, बावर्ची जो खाना बनाते हैं, संगीतकार, नर्तक आदि, ये लोग वहाँ पर रहते थे मंदिरों में। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का ही स्थल नहीं थे, यानी ये नहीं है कि सिर्फ मंदिर है तो वहाँ लोग पूजा पाठ के लिए ही जाते हैं, बल्कि वहाँ के जो मंदिर थे वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की गतिविधियाँ भी वहाँ पर देखी जा सकती थी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानचित्र 1 को दोबारा देखें और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उनमें कोई पुरानी राजशाही थी या नहीं। ये आपको मानचित्र 1 देख लेना एनसीईआरटी की अपनी बुक में। मानचित्र 1 का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जिस राज्य में हम रहते हैं वह इंद्रप्रस्थ नामक राजशाही स्थापित थी, ये जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। यानी अब जो हाँ पर हम रहते हैं जिस दिल्ली में, जिसे हम भारत की राजधानी बोलते हैं, पहले उसका नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ। इसके अतिरिक्त अन्य राजशाहियाँ भी हैं, और अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी राजशाही जो है वो किस प्रांत में थी। अगर हम देखें गुज्जर प्रतिहार की, तो ये लोग कहाँ रहते थे, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में। पाल जो थे वो बंगाल और बिहार में, उत्कल उड़ीसा में, पूर्वी चालुक्य आंध्र प्रदेश में, राष्ट्रकूट महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक, चोल तमिलनाडु में, जो चेर थे, चेर शासक, वो केरल में, और पांड्य दक्षिणी तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जिस तरह के चुनावी पंचायती चुनाव आज हम देखते हैं उनसे उत्तर मेरूर के चुनाव किस तरह भिन्न थे। अब हम देखते हैं कि हमारे जो गांव हैं वहां पर पंचायतें होती हैं। पंचायतों का चुनाव जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। तो वर्तमान समय में हम पंचायत चुनाव देखते हैं वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनाव होता है, यानी सभी लोगों को जो है मत देने का अधिकार होता है, और मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार को मत देता है, यानी जिसको भी चाहे वो मत अपने वोट जो है वो दे सकता है। लेकिन जो उत्तर मेरूर का चुनाव होता था उसमें ऐसा नहीं था। उसमें लॉटरी पद्धति के द्वारा विभिन्न संपत्ति समितियों के द्वारा जो है वो चुनाव करवाए जाते थे। चुनाव पूर्ण रूप से प्रत्याशियों के भाग्य पर निर्भर था, यानी जब लॉटरी निकाली जानी है तो जिसकी किस्मत होगी वही विजय होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इस अध्याय में दिखाए गए मंदिरों से अपने आसपास के किसी मौजूदा मंदिर की तुलना करो। जो समानता या अंतर आप देख पाते हैं उन्हें बताएं। अगर हम देखें आज अपने मंदिरों को, या इस चैप्टर में जो मंदिर दिखाए गए हैं उनमें, तो हमें क्या जो है डिफरेंस नज़र आएगा, क्या समानताएं नज़र आएंगी। इस अध्याय में दिखलाए गए जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन वर्तमान के जो अधिकांश मंदिर हैं वो बेसर शैली जिसे हम चालुक्य शैली भी कहते हैं, वो स्थापत्य कला द्वारा बनाए गए हैं। जो बेसर शैली है उसमें दो शैलियों का मिश्रण है, एक द्रविड़ और नागर। द्रविड़ जो थी वो दक्षिण भारतीय शैली थी, और जो नागर है, नागर शैली के जो मंदिर हैं वो उत्तर भारत में बनाए जाते थे। तो इन दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है जिसे हम बेसर शैली कहते हैं। अब जो है समानता इनमें क्या है कि ये दोनों मंदिरों में समानता यह है कि दोनों मंदिरों के जो गर्भगृह है वहाँ पर भगवान की जो मूर्ति है वो स्थापित की जाती थी, यानी जहाँ पर भी मूर्ति स्थापित की जाती है उस स्थान को क्या बोला जाता है मंदिरों में, गर्भगृह। क्वेश्चन नंबर 12 है आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में जानकारी हासिल करें। कर यानी जो टैक्स हम लोग देते हैं, क्या ये नगद के रूप में है, वस्तु के रूप में है, यानी या तो हम पैसे देते हैं नगद, या कोई चीज़ देंगे, या फिर श्रम सेवा यानी नौकरी करते हैं, या पारिश्रमिक अपना जो देते हैं। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष के रूप में कर वसूले जाते हैं। प्रत्यक्ष कर के रूप में हम आय कर देते हैं, यानी अगर कोई व्यक्ति जो है वो नौकरी करता है तो उसकी जो सैलरी आती है उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ता है। उसके पास जो भी संपत्ति है उसके ऊपर भी कर देता है वो। इवन मृत्यु कर भी जो है वो प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर में होता है उत्पादन शुल्क, बिक्री शुल्क आदि। और वर्तमान समय में जो सभी कर हैं वो नगद अथवा चेक के द्वारा जमा करवाए जाते हैं, यानी या तो हम जैसे वो बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो या तो हम कैश देते हैं वहाँ पर, या हम चेक देते हैं वहाँ अपने अकाउंट का। तो इस तरह से जो कर हैं वो वहाँ पर जमा किए जाते हैं गवर्नमेंट के पास। तो ये थे हमारे सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।